वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में सियासी माहौल मुसलसल कशीदा है। आज तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं हो सका। चाहे इलेक्शन रिफॉर्म्स हो या नैब ऑर्डिनेंस, दोनों फरीक किसी भी मामले पर साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये सब ऐसे हालात में हो रहा है जब मुल्क की मईशत इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, मुल्क की कर्ज हर दिन के साथ बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर रही है और स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी चल रही है। हुकूमत को एक तरफ तो पहली बार सिविल मिलिट्री तनाज़े का सामना है, दूसरी तरफ अमरीका पाकिस्तान से नाराज है, जबकि अहम दोस्त चीन को भी पाकिस्तान से शिकायतें हैं। हमारा सवाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर मईशत और खारजी चैलेंजेस क्या हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC कहिएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर मईशत या फिर खारजी चैलेंजेस, आपके ख्याल में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इनमें से? हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी अपनी बैड गवर्नेंस है। और ये सब कुछ जो आपने बताया अपने बेहतरीन इंट्रो में, ये उसके शजरे से निकलते हैं। छोटे मोटे इश्यूज वगैरह जो है ना, और छोटे मोटे इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं जब आपकी मईशत कमज़ोर है, आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल कमज़ोर है, आपका बैलेंस पेमेंट आपके हक़ में नहीं है, आपकी रिजर्व्स मांगे तागे के हैं, आपके यहाँ महंगाई है, गुर्बत है, खत इफलास से लोग नीचे जा रहे हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बात देख लें, आप 10वां दिन है आज, वर्किंग डे 8वां और आज मिला लें आप, तो 10वां वर्किंग डे है स्टॉक एक्सचेंज में कि स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरता चला जा रहा है। इतना गिर गया है कि मतलब इस हुकूमत का अपना रिकॉर्ड टूट गया है। ये हुकूमत को जो भी मिला था बहरहाल वो बहुत ज़्यादा था, 47,000 तक ले गए थे ये, और 47,000 से 7-8 रोज़ में अगर आप फिगर निकालें तो ये 43 पर आ गया है। इसका मतलब है इन्वेस्टर भाग रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग रहा है अपना सरमाया निकाल के। अब आ जाते हैं आपके ऊपर जो कर्जे हैं बैरून मुल्क के और मुल्क के कर्जे, वो तकरीबन 40,000 अरब रुपए हैं जो आपको 24,000 अरब मिले थे। उसके साथ साथ जो आपका सर्कुलर डेट है वो बहुत बढ़ गया है और नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। फिर आप पे गैर मुल्की कर्जे लदे चले जा रहे हैं, किसी न किसी बहाने आप जो कर्जे डेफर करा रहे हैं वो भी हमारे ऊपर ही है ना। पाकिस्तान पे कर्जे हैं कि माफ़ कर दिया, उधार तेल दे दिया, वो भी कर्जे ही है, वो भी हमारे कर्जों में जमा हो रहा है, प्लस पॉइंट हो रहा है। अच्छा, जो दो बातें आपने कही अमेरिका और चीन से ताल्लुकात की, वो एक ऐसी हकीकत है जिससे अब आप इनकार नहीं कर सकते आप कि चीन भी आपसे नाराज़ है। चीन का बाकायदा प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हाँ CPEC में स्लो हुआ था, CPEC अब काम स्लो हो गया था, बाद में उनकी तरजीहें आई गुजराने की, लेकिन बात बिल्कुल वही है कि वो चीनी सफ़ीर जो भाग भाग के मिलते हैं ना हर हफ्ते किसी न किसी से, उसी कोई वजह होती है, वो तफरी में नहीं मिलते। फिर अब अगर आप आ जाएँ और देखें कि स्टेट बैंक ने रुपए को जिस तरह आज़ाद छोड़ा, उसके नताइज आपके सामने आ गए। जुनैरा और मैं बार बार ये कहते रहे, अखबार की रजा मिस्र से आ रहे हैं, IMF के नुमाइंदे वहाँ उन्होंने जो कुछ किया वो भी हमने आपको बताया था क्या हुआ है। तो वो भी एक सूरत हाल थी। अब फिर सूरत हाल ये गैर यकीनी मामला जो हैं। अब मईशत कब तरक्की करती है? मईशत जब तरक्की करती है जब हालात में एक मुस्तकम हो, इस्तेकाम हो। गैर यकीनी सूरत हाल है, और ये गैर यकीनी सूरत हाल इस तरह की है कि आपके फैसले वक्त पे नहीं हो रहे हैं, आप वक्त पे फैसले नहीं कर पा रहे, आप नोटिफिकेशन रोके बैठे हुए, आप कुछ तकरीरें करते कुछ नहीं करते। पंजाब की हुकूमत का बुरा हाल है, वहाँ के वज़रा को नहीं पता कि वो कब तक रहेंगे। इसी तरह जाम कमाल पर अब बात करेंगे आप, आदम बाकी तहरीकें, तो जब तक मईशत मुस्तकम नहीं होगी, सियासत और सियासी अखलाक और सियासी इक़दार मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे। और सियासत को बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, बातचीत ज़रूरी है, बातचीत से भागना नहीं चाहिए। ठीक है जनरल साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो ये कहते हैं कि DG ISI की जो तैनाती है
वो कानूनी तरीके से होगी, इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अपना अंदाजा है, मेरी बात तो किसी से नहीं, इनफैक्ट मेरे बेशुमार कॉलें आई हुई हैं जो मैं अटेंड नहीं कर सका। मैं एक जनरल हुमायूं अजीज जो कोर कमांडर थे कराची के, कुछ अर्सा पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो हम लोग उधर थे, तो मैंने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अगर कोई प्रोसीजरल है उसमें इशू कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो जीएचक्यू को वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, और अगर प्रोसीजर फॉलो किया है और उसमें कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर करनी चाहिए। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि मुल्क में पहले ही इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हैं, कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है अपोजिशन के साथ। और जैसे अभी एनबीसी बात कर रहे थे, मईशत का हाल भी बहुत ही पतला है, तो ये वक्त नहीं है कि इन चीजों को उछाला जाए। लिहाजा मेरी तवक्को है कि फवाद चौधरी ने पता नहीं इसके बारे में क्या कहा, लेकिन मेरी अपनी तवक्को है कि ये इंशाल्लाह एक आध दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रोसीजरल मसला है तो वो हल हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा तशहीर इसकी हुई वो कोई अच्छी बात नहीं। वो लाजमन भारत ने इससे फायदा उठाया और उन्होंने सोशल मीडिया पे इसके ऊपर खूब बातचीत की, जो अवाम में एक परसेप्शन बिल्डअप करती रही। तो ये चीज अवॉइड ही करनी चाहिए थी दोनों सूरतों में। बहरहाल बात अब कर रहे थे मईशत की, तो वो तो आपके सामने है जो हालात हैं स्टॉक एक्सचेंज के भी और इसके आम मईशत के भी, या महंगाई वाले जो प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई भी कम होती है अगर हुकूमत उसमें सब्सिडीज देना शुरू करे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल फिनोमेना है तो जिसके पल्ले पैसे हैं वो सब्सिडी देगा। फिर ये सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, उसका भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजें, एक तो हुकूमत को वर्किंग रिलेशनशिप एक बना के रखनी चाहिए ऑपोजिशन से, क्योंकि उसमें जाती मामलात नहीं, वो अपने मुल्क का निजाम चलाने के लिए है। वो करप्ट हो, कोई भी हो, जो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं वो अपोजिशन है, आपको उनसे मिलकर काम करना है। दूसरी तरफ ये है कि जैसे मिसाक मईशत की बात हुई थी, मैं हमेशा कहता हूं कि ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है कि जो आपने पिछले 10-15 सालों में कर्जा बढ़ा के तो यहाँ तक पहुंचाया, वो कोई एक पार्टी अब उतारने के काबिल होगी नहीं होगा। उसके लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे, और वो भी इसी तरह होगा जब हुकूमत बाकी लोगों को साथ मिला के बिठा के इसके बारे में कुछ फैसले करे, वरना ये मईशत इसी तरह आगे चलती जाएगी और एक वक्त पे कुछ अरसे बाद ही कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि वो आपकी अपनी आमदनी के हुजम से ज्यादा हो। नतीजा ये कि आप पूरी तरह मकरूज होकर बैठ जाएंगे और फिर आपको अपनी सॉवरेनिटी पर सौदा करना पड़ेगा, वरना तो आपको बेल आउट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यानी सबको साथ बिठाकर मुज़ाकरात करने और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। डॉक्टर नाज़िर साहब, हम देखते हैं कि गर्मी में बिजली महंगी हो गई है, अब सर्दियां आ रही हैं तो सियासी बहरान, जो गैस की बहरान है उसकी बातें हो रही हैं, और डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आज इंटरबैंक में 171 रुपए 4 पैसे पर जो है वो बंद हुआ है। मुआशी मसाइल से दो चार हुकूमत आपके ख्याल में क्यों ये तमाम मामलात, क्यों ये मसाइल क्यों हल नहीं कर पा रही है? भाई सीधी सी बात है, ये मसाइल इसलिए हल नहीं कर पा रहे कि ये इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। यानी अहल लोगों की जो टीम होनी चाहिए, जो इमरान खान साहब पहले दावा करते थे कि मेरे पास पता नहीं 200 या 400 बेहतरीन लोगों की टीम है और जैसे ही मैं इख्तिदार में आऊँगा चुटकी बजाते हुए 90 दिन में ये हो जाएगा, 100 दिन में ये हो जाएगा, वो सारी हवाएं बातें थी। इनके बुलंदोबांग दावे थे, उसमें जो बुनियाद यानी ठोस कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। तो बुनियादी बात ये है कि इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। इन्होंने इधर उधर से इनको जो लोग जमा करके दिए गए कि जी जनाब आप मिलके एक हुकूमत बना लें, कुछ इधर से, कुछ नून लीग से, कुछ काफ लीग से, कुछ पीपल्स पार्टी से, वो सब इधर उधर के जो नाकारा लोग थे वो सब जमा होकर इनके पास आ गए। अब ज़ाहिर है वो काम क्या कर सकते थे। तो मईशत की तबाही की जो आपने बात की, उसकी एक तो नाअहली की बात है, दूसरी बात यह कि मईशत का इस्तेहकाम खड़ा होता है किस चीज़ पे, कि जब आप अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसको किसी तरह से आप बेहतर कर पाएँ, आप अपनी करेंसी को किसी तरह से स्टेबल कर पाएँ। अब डॉलर, आपने कहा कि डॉलर कितना ऊपर जा रहा है, उसका नतीजा क्या होता है? सीधा नतीजा ये होता है कि आप जो चीज़ें मंगा रहे हैं, क्योंकि आपको इम्पोर्ट आपकी दुगनी से ज़्यादा है, यानी एक्सपोर्ट के मुकाबले में इम्पोर्ट आपकी दुगनी से ज़्यादा है,
तो जब इतनी बड़ी तादाद में आपको तेल मंगाना पड़ता है बाहर से, इतनी बड़ी तादाद में मशीनरी मंगानी पड़ती है, दूसरी चीज़ें, इवन आप अब तो दालें तक जो है वो बाहर से मंगाई जा रही हैं, तो उस सब के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जब आपका रुपया नीचे जाता है तो वही चीज़ आपको जो कम पैसे में मिल रही थी, अब उसके लिए आपको रुपए में कई ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो बुनियादी वजह यह है, और इसके लिए आप इनको एक सॉलिड जो है माशी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। ये तो एक बात। और कर्जा भी ये कि अगर पिछली हुकूमतों ने लिया, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि 70 साल में हमने 25,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, और इन्होंने 3 साल में जो है वो 15,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, यानी 25,000 से उसको 40,000 पे इन्होंने पहुंचा दिया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि ये पॉलिसी नहीं थी तो कर्जा ले लेके ये काम चला रहे हैं और कर्जे लेकर मजीद बढ़ा रहे हैं। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, देखिए सियासी अदम इस्तेहकाम की 2 वजह होती हैं। एक तो यही होती है कि जी हुकूमत या तो काम कर ना सके या उसको काम करने ना दिया जाए। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अपोजिशन इतनी मुस्तहकम नहीं है कि कोई अवाम सड़कों पे आ गए हों और काम ना करने दे रहे हों। ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये भी इनकी अपनी नाअहली की वजह से, देखिए छोटी छोटी बातें, कोई ये तमाम आला ओहदों पे अपने ओहदेदार लगा नहीं पाते, संजीदगी नहीं है ना। नैब के चेयरमैन का इशू हो उसमें तनाज़ा हो जाता है, ISI के चीफ का तकर्रुर हो उसमें तनाज़ा हो जाता है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर हो उस पर, हत्ता के हायर एजुकेशन कमीशन, आज के अखबार की खबर है कि हायर एजुकेशन कमीशन में चेयरमैन तो कोई है ही नहीं है, कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट से, उनको भी आज फिर मजीद तोसी दे दी गई है। तो मतलब इनको कोई पूरे पाकिस्तान में इवन HEC हायर एजुकेशन कमीशन चलाने के लिए कोई मुस्तकिल ना चेयरमैन मिल रहा है ना कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिल रहे हैं। तो ये क्या क्या कहा जाए, पाकिस्तान में इतना भी क़ैत रिजाल नहीं है, लोग मौजूद हैं, इनकी में संजीदगी की कमी है। और आखिरी बात मैं कहूँगा खारजा पॉलिसी की जो आपने बात कही, देखिए इन दोनों का ताल्लुक, माशी इस्तेहकाम का ताल्लुक भी बरह रास्त जो है वो आपके खारजा पॉलिसी से बनता है। ये पिछले 3 साल में ये खारजा पॉलिसी पे कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल नहीं कर सके, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, मोदी ले गया, ये कुछ नहीं कर सके। अफ़गानिस्तान के मसले पे हमें इन्होंने मज़ीद तन्हाई का शिकार कर दिया है, जिस तरह खुलेआम इन्होंने तालिबान की हिमायत की है और वकालत की है। अब हम आइसोलेट हो गए, हम तन्हाई का शिकार हैं, और अफ़गानिस्तान हमारे लिए एक और मुसीबत बन के इसलिए आ गया है कि उसकी अपनी इकॉनमी तबाह है। अब हम क्या करेंगे? हमारे वजीर कहते हैं कि जी हम उनकी मदद करेंगे, हमारे पास तो अपने लोगों को खिलाने के लिए नहीं है, हम अफगानिस्तान को क्या देंगे? तो ये गलत फैसले जो है ना खारजा पॉलिसी में कर करके हमने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर नहीं किए, जिसकी वजह से हमारे अखराजात सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और हमारी मईशत ख़राब हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुनैरा, क्योंकि हम सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में भी बात कर रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म का दफ्तर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फ़ौज का मोराल जो है वो डाउन हो, ना ही दूसरी जानिब से ऐसा होगा। आपके ख्याल में आज के दिन इस बात को करने की नौबत ही क्यों पेश आई? वेल, वो इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि स्पेकुलेशंस चल रही थी, बीच में वीकेंड आ गया, लोग बहुत केयरफुल थे इस बारे में बात करने में, और मेरे ख्याल है उस आइस को ब्रेक करने के लिए मिनिस्टर को यह बात करनी पड़ी कि हमारी तरफ से भी अगर कोई बात नहीं होगी तो स्पेकुलेशंस बढ़ती जाएंगी, इसलिए उन्होंने ये बात की है। बट सीधी सी बात यह है कि वो हमारे यहाँ हर चीज़ सिविल मिलिट्री रिलेशंस की तरफ चली जाती है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, क्योंकि मेरी PhD उसमें है, वो इतना बड़ा फील्ड है कि इट्स नॉट कि अगर कोई एक अपॉइंटमेंट का मसला हो गया तो सिविल मिलिट्री डिवाइड पैदा हो गया है। तो वो एक तो इस जो इस्लाहात हैं या जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल बड़ा गलत होता है हमारे मीडिया में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ख़राब होने का मतलब ये है कि कोई ऐसा तनाव कॉन्स्टिट्यूशनल पैदा हो गया है जिसमें वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे हैं, और सिविलियंस समझते हैं कि इन्होंने अपनी डोमेन क्रॉस की है, वो समझते हैं इन्होंने हमारी डोमेन क्रॉस की है। अब थ्रू आउट द ब्रिटिश हिस्ट्री उनके हर बजट पे ये होता रहा है, वो हमेशा डिफेंस कट्स लगाते रहे हैं, उनकी लेबर गवर्नमेंट कट्स लगाती थी, इसलिए सबको पता है कि वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस थी उनको लेबर गवर्नमेंट पसंद नहीं होती थी। जो दूसरे कंजर्वेटिव्स आते थे वो उनको कुछ नहीं कहते थे, तो वहाँ की फ़ौज बड़ी खुश रहती थी। सेम गोज़ टू अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, हर जगह ऐसा ही होता है। इस पर्टिकुलर मामले में मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कोताही ISPR की तरफ से हुई है कि उन्होंने जब अनाउंसमेंट्स की हैं, ये एक दफ़ा पहले भी हुआ था कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल को पता भी हो कि उसकी पोस्टिंग कहाँ है, वो बोल नहीं सकता जब तक प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से उसकी ऑथेंटिसिटी ना आ जाए, क्योंकि वो उनका प्रेरोगेटिव है। वो उन्होंने कहीं शो कर दिया था तो
उनको बिल्कुल ही सैक कर दिया गया था कि मतलब आप इतने ट्रस्ट के काबिल भी नहीं हैं कि आप चुप रह सकें, आप इंतज़ार कर लें वहाँ से समरी आने का। तो इन दिस केस एज वेल जो प्राइम मिनिस्टर को शिकायत है वो ये है कि ये मेरा प्रोरोगेटिव था, आपने अनाउंसमेंट नाम की ही कर दी कि जी फलाने साहब जो हैं वो DG ISI होंगे, तो ये तो मेरा प्रोरोगेटिव था। तो बड़ी क्लियर सी पोजीशन है और मेरे ख्याल है जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसकी बनती है उसको उस पोजीशन पे आना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इसमें कोई एक हिच रह गई या इसमें कोई एक हंच रह गया, जिसे कहते हैं बैड ब्लड आ जाना, वो एक दफ़ा आ गया और वो कहाँ तक जाता है, तो नोइंग इमरान खान अगर वो थोड़ा सा भी परसिस्ट किया तो दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रबलसम नॉट ओनली फॉर हिज ओन गवर्नमेंट बट फॉर द कंट्री एज वेल। ये वो सीधी सी बात है जो पता नहीं लोग कर क्यों नहीं रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब शेर लिखे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। एनीवेज, इसके अलावा जो सिचुएशन है, अब आप देखें, बिकॉज खान साहब चीज़ें खुद मैनेज नहीं कर रहे थे इसलिए बलूचिस्तान का मामला अभी तक लटका हुआ है। इससे आपको कॉम्पिटेंसी की समझ आती है कि क्यों अभी तक वो सॉल्व क्यों नहीं हो सका। अब ये बात मैं इससे ज़्यादा खुल के शाइस्ता सॉरी नहीं कर सकती, ना आपने मुझे ज़ोर देना है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि देखें जो खारजा मामला आते हैं, पैंडमिक हो गया, पुलवामा हुआ, उसके बाद हमारी उस सरजमीन पे हमला हो गया भारत की तरफ से, फिर अफ़गानिस्तान डिबैकल हो गया, ये सारे हमारे हाथ में नहीं थे, लेकिन इनको मैनेज कैसे करना है ये हमारे हाथ में ज़रूर था। तो जहाँ मुझे इख्तलाफ है इस गवर्नमेंट से वो ये है कि इन मामलात पे अपने बरसों पुराने ख्यालात का इजहार करने के बजाय एक पॉलिसी डोमेन में एक इंस्टीट्यूशन के साथ एज अ कंट्री और स्टेट्समैन बोलना चाहिए था इमरान खान को। जब आप आउट ऑफ डेप्थ बोलेंगे, जब आप अपनी विम्स एंड विशेस पे बोलेंगे, तो दुश्मन तैयार बैठा है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपेंड। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी आप उन्हें कंट्रोल कर सकते थे, आपने उन्हें भी सही कंट्रोल नहीं किया। तीसरी प्रॉब्लम, अगर रज़ा बाके डिलीवर नहीं कर रहे, इंपोर्टेड लोग डिलीवर नहीं कर रहे, जिसमें मोईद यूसुफ को भी आप इसलिए लाए थे कि वो अमेरिकन सर्कल्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना। तो भाई ब्रिंग द न्यू पीपल, ट्राई न्यू पीपल। अगर चौथा पांचवा फाइनेंस मिनिस्टर आ सकता है, बार बार लोग हर जगह रिवॉल्व एक म्यूजिकल चेयर चल ही रही है, तो क्रिटिकल एरियाज में तो चेंज करें लोगों को। तो मेरे ख्याल है इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोएक्टिवनेस, वो नज़र नहीं आ रही इस गवर्नमेंट में। ठीक हो गया। मुज़म्मिल साहब, हम फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस की भी बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है, अमेरिकी सदर का फ़ोन नहीं आ रहा है, नायब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात दे रही हैं, चाइना के सदर जो हैं वो भी जो है वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, और हम बार बार जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को जो है वो तस्लीम किया जाए, तालिबान को तस्लीम किया जाए। कहीं ना कहीं आपके ख्याल में जो ये ख़ारजा पॉलिसी है हमारी वो कमज़ोर है, क्या वजह है इसकी? मैं उस पर भी, ये जो आपने मेरे लिए सवाल पुट किया उस पर भी, लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है उस पर मैं पहले बात करना चाहूँगा। देखिए, आपने बात की सियासी अदम इस्तेहकाम की। इस हुकूमत को 3 साल पूरा सियासी इस्तेहकाम मिला है। इतना सियासी इस्तेहकाम किसी सियासी हुकूमत को नहीं मिला जितना इस हुकूमत को मिला है। कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं रहा 3 साल, कोई सियासी थ्रेट नहीं रहा, कोई ऑपोजिशन का थ्रेट नहीं रहा इनके लिए 3 साल। ऑपोजिशन लीडर को 3 साल में से 20 माह कैद रखा गया है, पार्लियामेंट को बंद रखा गया है ऑर्डिनेंस के लिए। जितनी सेफ फ्लाइट किसी हुकूमत को मिल सकती है पॉलिटिकली, वो इस गवर्नमेंट को 3 साल मिली है। लिहाजा सियासी अदम इस्तेहकाम को बुनियाद बनाकर कारकर्दगी का रोना ये सवाल का मैं समझता हूँ मयार ही गलत था। आपको कहना चाहिए था कि इतने ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम के बावजूद इतनी बुरी कारकर्दगी क्यों है, क्योंकि माजी की जिन हुकूमतों के बारे में हम कहते हैं कि वो चोर थीं, वो शदीद अदम इस्तेहकाम का पहले साल से ही शिकार रहती थीं। किसी को धरना मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को NRO की लिटिगेशन, किसी को चीफ जस्टिस के थ्रू मोटिव नज़र आ गए, किसी का कुछ मसाइल हो गए। हर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो आने के साथ टर्मोइल का शिकार होती रही है। यहाँ पर यह वाहिद गवर्नमेंट है जिसे 3 साल एक बहुत सेफ जोन में, हेवन में रख के और बड़े आराम से एक सेफ फ्लाइट दी गई है। अगर ये उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर सकी तो ये एक अलग बात है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो कोई भी नहीं था 6 अक्टूबर 2021 तक। 6 अक्टूबर 2021 के बाद एक और सूरत हाल है और 6 अक्टूबर 2021 से पहले का एक और सूरत हाल है।
तो एक तो पहली बात यह है कि कोई सियासी अदम इस्तेकाम नहीं था इस गवर्नमेंट के लिए, और अभी तक भी नहीं है। इवन के फजलुर रहमान के धरने तक को डिफ्यूज़ को इमरान खान ने थोड़ी किया था। जो बातें ज़ुनैरा ने इशारे में की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें वाज़े तौर पे भी करना चाहिए। दूसरी बात, आपने खारजा पॉलिसी की है, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की, चीन की। देखें, आपकी खारजा पॉलिसी की कोई सिमत होती है। आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की सिमत इंडिया की तरफ थी, वो मोदी से दोस्ती करना चाहते थे, उनके ख्याल में भारत से लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं था। आप कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो की भी सोच यही थी कि शायद हमें भारत से इतना ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, और मोदी इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया। लेकिन कोई ना कोई, किसी ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई ना कोई डिप्लोमेटिक जो है सिमत होती है। इनकी क्या सिमत है? अगर पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत CPEC के साथ बहुत ज़्यादा चल रही थी तो हमें समझ आ रहा था कि ओबामा जब इंडिया गए तो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि हम CPEC के साथ थे। हम हर वक्त चीनी सदर यहाँ आ रहे थे, यहाँ से चीन जा रहे थे, मंसूबे लग रहे थे, सबको नज़र आ रहा था कि अमेरिका नाराज़ है क्योंकि हम CPEC को चला रहे हैं। लेकिन इन 3 सालों में तो हमने CPEC भी नहीं चलाया, फिर क्यों अमेरिका नाराज़ है? मतलब हमने अमेरिका की सबसे बुनियादी शर्त CPEC को फ्रीज करने की भी मंजूर की, उसके बावजूद अमेरिका नाराज है। इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमने एक सुपर पावर को छोड़ के दूसरे सुपर पावर को खुश किया और दोनों घर हमसे नाराज हैं, दोनों बराबर जूतियां मार रहे हैं। वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा, वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उसकी भी कोई सिमत नज़र नहीं आती है कि क्या सिमत है इंटरनेशनली। हम एक दफ़ा हमने मलेशिया में कॉन्फ्रेंस रखा ली, फिर हम खुद वहाँ जा नहीं सके, फिर हम सऊदी अरब से माफ़ी मांगने चले गए, फिर आज तक सऊदी अरब नाराज़ है। पिछले हफ्ते वज़ीर ख़ारिजा सऊदी अरब का इंडिया आया, हमारे पास तो नहीं आया है। लिहाजा ये सब कुछ सियासी इस्तेकाम के बावजूद जो इमरान खान साहब के ब्लंडर्स हैं। इसी तरह इकनॉमिक फ्रंट पे उन्हें कोई चैलेंज नहीं था अपोजिशन की तरफ से, मुल्क के अंदर से वो जो चाहते कर सकते, बिजली महंगी कर सकते थे, रुपए की कदर बढ़ा सकते थे, डॉलर कर सकते थे, जो उन्होंने चाहा उन्होंने किया। अगर उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आए तो वो जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि 3 साल में इमरान खान क्या बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर सकते थे। अगर पूरी ऑपोजिशन को अंदर किया जा सकता था तो बिजली चोरी को भी रोका जा सकता था। क्यों नहीं बिजली चोरी को क्रैकडाउन किया गया? अगर बिलों की रिकवरी में प्रॉब्लम्स हैं, और ये पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी कि आप ये सूबों को दे दें, फेडरल के जिम्मे के पास की बात नहीं रही है कि वो पूरे पाकिस्तान से बिल इकट्ठे करे, आप इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दें, तो तब तो मुखालफत करते थे। अब आप बिल नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो लेम एक्सक्यूजेज हैं। ठीक हो गया। NBC लेम एक्सक्यूजेज हैं। मैं समझता हूँ उन्हें ये मानना चाहिए कि मुझे सबसे बेहतरीन वक्त मिला परफॉर्म करने का, आइडियल सिचुएशन थी मेरे लिए, मैं उसके बावजूद परफॉर्म नहीं। ज़ुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि जिस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है इस गवर्नमेंट के फेलियर में, हम ये तो कहते हैं कि बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन मिली, बट दैट इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट कि फ्रेंडली अपोजिशन तो नहीं चाहिए होती। अपोजिशन का एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल होता है, और इस अपोजिशन को जितना दीवार के साथ लगाया गया है, दैट वाज फॉर ऑल द रीजंस एक्सपेक्टेड कि ये तो और भी हॉस्टाइल तरीके से सामने आते। जिन जिन चीज़ों का वो कहते हैं कि इमरान खान का और उनकी पार्टी का झूठ पकड़ा गया, ये हो गया, नैब की तरह मीम हमें एक्सेप्ट नहीं है। व्हाई डोंट यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट? Why don't you challenge them? सिर्फ बातें क्यों करते हैं बैठ के? हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक धेले की सियासत नहीं की, सिर्फ बातें, कोई प्रोएक्टिव बिहेवियर नहीं। इमरान खान ना करते हुए भी किसी ना किसी वक्त में जब कोई इल्ज़ामात लग रहे थे तो उसको परसू कर रहे थे, एप्लीकेशंस दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बड़े प्रोएक्टिव नज़र आते थे। धरने के लिए जितने दिन बेशक उन्हें सपोर्ट थी, आई एग्री टू दैट, लेकिन उनको अगर सपोर्ट थी तो ये भी कोई मामूली पार्टीज़ नहीं है। इनकी जड़ें हैं इस मुल्क में, और जितनी फॉलोइंग इनकी है वो हम सबको पता है। इन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं किया। दे आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, दे आर सपोज टू कम बैक टू द पॉलिटिकल अरीना, लेकिन सिर्फ हाथ पे हाथ धर के ये कहना कि अपने बोझ से खुद ही गिर जाएंगे, दिस सिंपली मीन्स कि अपोजिशन भी मुल्क के इन हालात की उतनी ही जिम्मेदार है जितनी ये गवर्नमेंट। NBC, जैसे मुजम्मिल सौरवर्दी साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना जो है वो इस हुकूमत को नहीं करना पड़ा, सब कुछ इनको बिल्कुल ठीक मिला, ये करना चाहते तो डिलीवर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद ही डिलीवर नहीं किया, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं वाकई? देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होता है? सियासी अदम इस्तेहकाम ये होता है कि पार्लियामेंट में आपको बहुत तगड़ा एक चैलेंज मिले
पार्लियामेंट तो मअतल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नाजिर साहब का मैं कमेंट ले लूं, मुजम्मिल साहब फिर आप, ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब का कमेंट ले लूं फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में ये कहना ठीक नहीं है कि अपोजिशन ने इनको टफ टाइम नहीं दिया। पहली बात तो ये कि अपोजिशन को बहुत इन्होंने कॉर्नर किया चारों तरफ से, यानी नैब को इस्तेमाल किया अपोजिशन के ख़िलाफ़, FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन ANF को इस्तेमाल करके वो सनाउल्लाह की उससे हेरोइन निकल वाली क्या निकल वाली पता नहीं। तो इतना इन्होंने तकरीबन तमाम सियासतदानों को इन्होंने केसेस बनाकर मुसलसल वो पेशियों में लगे रहे, केसेस का सामना करते रहे। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि मेरे ख्याल में ये तवक्का मैं इसके हमेशा ख़िलाफ़ रहा हूँ कि अगर कोई हुकूमत आ जाए, जैसे भी आए, आप उससे मुत्तफ़िक हों या ना हो, बेशक धांधली से आई हो लेकिन आ गई, मान लिया, तो उसको कम से कम 3-4 साल का वक्त यानी शुरू का उसको सुकून से, अपोजिशन को कोई ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें वो आवाम को सड़कों पे लाए। यानी अगर प्रोएक्टिव की हम बात करते हैं तो क्या प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि लोग सड़कों पे आ जाएं, एजिटेशन करें, या जैसे इमरान खान धरना दे के बैठ गए थे वैसे धरना देकर बैठ जाएं? जाहिर है बयान ही देते हैं ना। सियासत क्या होती है? बयान में आप सियासत करते हैं, कहीं पर कोई जलसा कर लिया, लेकिन एजिटेशन की तरफ जाना बिल्कुल ठीक नहीं था और वो नहीं गए। आखिरी साल जब इलेक्शन के करीब होते हैं तब बेशक आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ठीक है। मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं फिर मैं जुनैरा आपकी जानिब भी आती हूँ। जी मुजम्मिल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, ये भी मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है कि अगर आज इमरान खान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आप उसका भी अपोजिशन को जिम्मेदार ठहरा दें कि अपोजिशन ने अच्छी अपोजिशन नहीं की इसलिए हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। आप मतलब ये नई मंतक सामने आई है कि चूंकि अपोजिशन ने अच्छी अपोजिशन नहीं की इसलिए हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, इसलिए इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके। मेरे लिए तो ये बहुत हैरान कुन है। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने इस मुल्क में एक डिक्टेटर के तौर पे हुकूमत की है 3 साल। इतना तो शायद मुशर्रफ के डिक्टोरियल रेंज रोल नहीं था। ठीक है, ज़ियाउल हक में कोड़े पड़े थे और इन्होंने कोड़े नहीं मारे, लेकिन कोड़ों से कम सलूक भी नहीं हुआ है यहाँ पे मीडिया में, इंसानी हकूक़ के लंबरदारों के साथ, सियासी जमातों के साथ वही सलूक हुआ है जो एक आमरीत के दौर में होता है। एक बड़ी सेफ फ्लाइट है, ना कि एक सू मोटिव नहीं है इमरान खान के दौर में, और दूसरे दौरों में तो चपरासी लगाने पर सू मोटिव होते रहे हैं। ठीक है, ज़ुनैरा आप क्या कहेंगी? किसी इदारे की तरफ से ट्वीट नहीं है उनके खिलाफ, ना रिजेक्टेड का, ना सिलेक्टेड का, ना कुछ। ज़ुनैरा रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? ज़ुनैरा की बात भी सुन लेते हैं। जी ज़ुनैरा। एक्चुअली ना मुजम्मिल साहब, जब इमरान खान का नाम आता है ना तो सुनना बंद कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन क्या होती है, ऑपोजिशन का क्या काम होता है। मुजम्मिल साहब, इसलिए कि आप मेरी बारी भी ले लें। मैं बोल रहा था, मुझे काट दिया। नहीं एनबीसी, आपकी जानिब आती हूँ, लाइन ड्रॉप हो गई थी। आपकी जानिब भी आती हूँ, ज़ुनैरा के कमेंट के बाद आपकी जानिब आती हूँ। ज़ुनैरा, अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जब सियासतदानों को नैब ने दीवार के साथ लगाया, जेलों में डाला, उनके वकील तो बाहर थे, बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, 5, 6, 10 टॉप लीडर्स जो थे देवर इन दी ऑपोजिशन। उन्होंने उस वक्त क्या बयानिया इख्तियार किया? उन्होंने बयानिया ये इख्तियार किया कि इदारों को आप गालियाँ निकालें और उनके साथ एक टसल मोल ले लें। उस वक्त अगर वो इस महंगाई में PCB अवाम के लिए एजेंडा लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचें, हाई कोर्ट पहुँचें, बहुत सारे फ्लोर्स हैं। मैंने कब कहा है एजिटेशन करें, मैंने कब कहा है केओस क्रिएट करें? मेरे ख्याल है बात को समझ लेना बेहतर होता है, लेकिन ऑपोजिशन का रोल मेरे सीनियर्स मुझसे बेहतर समझते हैं। एक रोल होता है, ये नहीं कि अपने लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट लेके बैठ जाएं और सिर्फ बयानात देते रहें या ट्वीट्स करते रहें। दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, एनबीसी। ज़ुनैरा ने बड़ी शिकायत की है कि लोग शेर पढ़ देते फजूल में और बात नहीं करते एक शेर में। आपको अर्ज कर रहा हूँ फैज साहब का, ना सवाल विसल, ना डॉक्टर साहब सुनिएगा, ना सवाल विसल, ना अर्ज गम, ना हिकायतें, ना शिकायतें, तेरे अहद में दिलेजार के सभी इख्तियार चले गए। वाह। तो यहाँ तो इख्तियार किसी के पास कुछ नहीं है। आप सहाफत नहीं कर सकते, आप मईशत नहीं चला सकते। एक अनोखा लाडला है जिसने चांद मांगा है खेलने के लिए, उसको चांद दे रहे हैं। उसको नहीं पता उसे किस्मत क्या कहना है, उसको नहीं पता जियोग्राफिया क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसको ये नहीं पता कि किस तकरीब में क्या बात करनी है।
अब किस जगह पे खालिद बिन वलीद का जिक्र कर दिया आपने, वहां पर हालात पहले ही गर्म हो रहे थे, उस तकरीर के बाद मामला तो और ख़राब हो गए और सोशल मीडिया पे बातें होने लगी और नए नए किस्से कहानियां आ गए। तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर एक गलती ये है कि मैंने पहले कहा था, शुरू किया था बैड गवर्नेंस से, कि बैड गवर्नेंस है, हालात ये हैं कि आप टेंडर भी जारी नहीं करते, गैस का ट्रक कह रहे हैं आप, जहाज कह रहे हैं, फिर लेट हो गया है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में बैड गवर्नेंस है। जनरल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत पे तनकीद करनी हो तो बहुत सारे नुकात हैं जिसमें हम करते भी हैं और करने भी चाहिए। इनके अगर अपने वादे देख लें जो पहले उन्होंने किए, मुझे तो सबसे ज्यादा शिकायत इसी पे है कि हम इनको पकड़ेंगे और पैसे निकलवाएंगे, तो ना पकड़े गए ना सजा हुई किसी को, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन लाजमन जो बहस मैं देखता हूँ यहाँ पे वो बोझे इमरान में होती है, वो उसका डेफिनेटली वो मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसी कह जाते हैं जिनका वास्ता शायद इस हुकूमत से नहीं होता, या कोई भी हुकूमत हो तो वो शायद उस पर कुछ ना कर सकते। लेकिन दो तीन चीजें जो मैं देखता हूँ इनके अपने जो जिन पे फेलियर्स हैं उसके अलावा, इस हुकूमत के सामने भी बहरान बहुत आए। भारत के हमले से लेके कोविड का किस्सा इतना लंबा इनके गले पड़ा रहा है और ये मैनेज करते रहे हैं। ये कोई आसान वक्त नहीं था दुनिया के, पूरी दुनिया के, और यहाँ फिर भी मैं समझता हूँ किसी हद तक मैनेजेबल रहा, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ही मुश्किल वक्त। फिर ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो मौलाना का पहला दिन जिस दिन हलफ उठाने के लिए जाना था, उस दिन से मौलाना ने वो अपनी बेरोजगारी की वजह से इतने परेशान थे कि उन्होंने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया को हलफ ना उठाए। वो आए दिन तक बेरोजगार है और कोई साजिश का लम्हा, कोई मौका वो छोड़ते नहीं। जब वो दो चार लोगों को इकट्ठा करके तो ठीक है। अमेरिका का हम रोना रोकते हैं कि अमेरिका आपको जूते मारता है, नहीं। अमेरिका की हिस्ट्री देख लें, जब उसको आपकी जरूरत नहीं होती वो यही सलूक आपसे करता है जो आज करता है। ये हमेशा हुआ है। एक वक्त में उन्होंने पाबंदियां भी लगाई थी इसी वजह से कि हमारा उनका काम निकल गया। फिर तो ये सारी चीजें हम डंप कर दें अगर एक ही घर के बाहर, एक ही दरवाजे पे, तो मैं समझता हूँ वो नाइंसाफी है। हम सारे कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, हमें रियलिस्टिक एनालिसिस करना चाहिए। रियलिस्टिक एनालिसिस करना चाहिए। कतई कलामी की माफी चाहूंगी जनरल साहब, ब्रेक पर मुझे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नारुदास, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर मईशत और खारजी चैलेंजेस की। डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत इन बहरानों से निकल पाएगी कभी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि बहरान से ये इस वक्त निकल पाएंगे, क्योंकि जो जिन बहरानों पे हमने अभी बात की ना, सियासी बहरान, अपोजिशन की तरफ से इनको ख़तरा नहीं है। असल ख़तरा ये जो अभी पिछले एक दो दिन में हुआ है, ये एक बड़ा ख़तरा इनके हुआ है। खारजा पॉलिसी के फ्रंट पे भी इन पर खासा दबाव रहा है। तो अब मतलब सवाल ये है कि जब इनके पास इतनी सारी वो चीज़ें हैं तो ये इनका अपना किया धरा क्यों है? अभी मुज़म्मिल साहब ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनमें आमिराना जो है वो रुझान इमरान खान में नज़र आते हैं, तो वो बिल्कुल नज़र आते हैं। मुझे तो ये जनरल ज़ियाउल हक की एक थोड़ी सी बदली हुई शक्ल नज़र आते हैं तीनों पैमाने पर, यानी सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी। सियासी तौर पर अगर आप देखें तो जैसे मार्शल लॉ दौर में मार्शल लॉ रेगुलेशंस निकाले जाते थे, इस तरह से ये बार बार एक के बाद एक जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी करवाए चले जा रहे हैं। ये तो सियासी तौर पे देखें। समाजी तौर पे अगर देखें तो समाज को पसमानदा करने का जितना बीड़ा जो है वो जनरल ज़ियाउल हक ने उठाया था, उससे ज़्यादा ये समाज को पीछे की तरफ ले जाने में इनका हाथ है। तालीमी निज़ाम को देखें, उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल लगता है कि जैसे दुनिया भर की घड़ियाँ आगे जा रही हैं और ये चाहते हैं कि ये घड़ी की सुई को पकड़कर बैठ जाएं और ज़माने का जो वक्त है आगे बढ़ता हुआ वो रुक जाए। खारजा पॉलिसी में भी ये जनरल ज़ियाउल हक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं ये चाहूँगा कि तमाम खराबियों के बावजूद इनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। किसी गैर सियासी ताकत को ये हक नहीं है कि इनके इख्तियारात पर डाका डाले। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, हर तरफ मसाइल ही मसाइल नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ये 5 साल ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स में ही पूरे करेगी हुकूमत? पहली बात तो ये है कि मुझे पहले मेरी ख्याल था कि ये वज़ीर आज़म शायद 5 साल पूरे कर लें, लेकिन 6 अक्टूबर के बाद की सूरत हाल में तो मुझे ये 5 साल पूरे करते नज़र नहीं आते हैं।
और मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये जो शराज़ा है ये अब बिखरना शुरू हो जाएगा। और आपने आज बलूचिस्तान वाला सवाल रखा हुआ था, अगर तो जो इस बेरोज़गारी की ये बात कर रहे थे जनरल साहब मौलाना फजलुर रहमान की, अगर वो बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाती है अब इस अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या कहेंगे कि ये कैसी तब्दीली है? क्योंकि इस वक्त तो बाप पार्टी और JUI मिलकर अदम एतमाद ला रही हैं ना। आधी बाप पार्टी, बाप की बाप पार्टी और JUI, बेरोज़गार JUI फेक मौलाना फजलुर रहमान वाली मिलकर जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। और उनकी अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद JUI एक बड़ी प्लेयर होगी इक़्तिदार के अंदर बलूचिस्तान में। तो इसलिए अगली बात तो ना करें, बात उसको कहा कि ये बुग़्ज़ इमरान में बात करते हैं। भाई हम बुग़्ज़ इमरान में बात नहीं करते हैं, हम मुफाद अवाम में बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो क्या ये कहना कि जी कारकर्दगी अच्छी नहीं है ये बुग़्ज़ इमरान है? अगर कहा जाए कि मईशत की पॉलिसी ठीक नहीं है ये बुग़्ज़ इमरान है? अगर कहा जाए कि खारजा पॉलिसी की नाकामी है ये बुग़्ज़ इमरान है? बुग़्ज़ इमरान ये है कि उनको जाके रोज कहा जाए सब अच्छा है, सब अच्छा है, जो कि कुछ लोग कर रहे हैं, उनको इस वक्त भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मुज़म्मिल साहब कता कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के साथ मुझे सबके कमेंट्स भी लेने हैं। जनरल साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मुज़म्मिल साहब को क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे दोनों एनालिस्ट की जानिब भी बढ़ना है। बुग़्ज़ इमरान ये है कि हम अमेरिका का हिस्ट्री न समझें कि वो किस तरह ट्रीट करते हैं, कैसे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, और हर किसी को यही कहें कि जी फलां ने ये किया। और हमें पता है कि किस तरह पिछली गवर्नमेंट ने या उससे पहली गवर्नमेंट ने जिसने मेमो गेट चलाया जिसमें नवाज शरीफ साहब अदालतों में पेश हुए, या नवाज शरीफ साहब ने जो मुल्क के साथ किया डॉन लीक्स और इस तरह की चीजें की, वो अगर आप सामने रखें तो ये बुग़्ज़ इमरान बन जाता है। जबकि एक हकीकी सूरत हाल है कि एक सुपर पावर है दुनिया की, वो आपसे उन्होंने इंडिया में वाज़ेह बयान दे के कहा कि अब वो चीज हम उस तरह वापस नहीं जा सकते, हमने जो आइफोनेट किया था इंडिया के साथ वो खत्म कर दिया, अब हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ, हम उनके साथ ब्रॉड बेस्ड ताल्लुकात रखने ही नहीं चाहते। तो आप इन चीजों को समझे बगैर अगर इस तरह के बयान देंगे तो वो बुग़्ज़ है, क्योंकि जो चीज वाज़ेह है आपके सामने उस पर भी आप कुछ और कहानी सुना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि भैया समझ की कमी है, ये बुग़्ज़ इमरान ही है और कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, NBC क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि आज जो भी सूरत हाल सामने आई है वो 2-3 रोज का मसला नहीं है, वो 3 साल की नाअहली का मसला है। हम 2 साल पहले ये कहते थे, 1 साल पहले, शायद ज़ुनैरा भी बैठी नहीं, कि शायद इमरान खान आने वाले 1 साल के बाद मामला को ठीक कर लेंगे और आवाम को सहूलतें फराहम करेंगे, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, आर्जी। लेकिन वो आर्जी साबित नहीं हुआ, क्योंकि नाअहली पे नाअहली होती गई, गलती पे गलती होती गई, फैसले नहीं हो पाए, चीज़ें आपकी स्मगल हो गई, आपकी चीनी चाय शक्कर एक्सपोर्ट हो गई, आपके पास थी नहीं, गैस आपके पास नहीं है, अब आपके पास कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं। वाला वक्त आपके लिए हुकूमत के लिए आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अब? ज़ुनैरा जी, ठीक है, गालिबन क्वेश्चन जी ज़ुनैरा, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ख्याल में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, इस वक्त वी कांट बी सिलेक्टिव अबाउट इट। ऑफ कोर्स इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू है। अब फॉर एग्जांपल गवर्नेंस के डोमेन में जो भी आता है, कोविड अच्छा हैंडल कर दिया, बट अब डेंगी जो है उससे लोग मर रहे हैं लिटरली। तो मेरा ख्याल है गुड गवर्नेंस सबसे पहले और इकोनॉमी। ठीक है, कता कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के सबब मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।